ओके स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इश्क साइंस। तो बच्चे, आज के इस क्लास में हम एक सम बेसिक कंसेप्ट का एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर क्या होता है ये समझ लिया था पिछली वीडियो में। आज इस वीडियो में समझेंगे कि जो मैटर को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो मेरा नाम है अर्चित महाजन और शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को टॉपिक को। तो बच्चे, जो मैटर होता है वो दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। उसकी दो तरीके की क्लासिफिकेशन आती है। एक होती है मैक्रोस्कोपिक क्लासिफिकेशन, एक होती है माइक्रोस्कोपिक क्लासिफिकेशन। एक होती है मैक्रोस्कोपिक क्लासिफिकेशन, एक होती है माइक्रोस्कोपिक क्लासिफिकेशन। जो मैक्रोस्कोपिक क्लासिफिकेशन होती है बच्चे, उसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज का यूज किया जाता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज का यूज किया जाता है। मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज को यूज करके हम मैक्रोस्कोपिक क्लासिफिकेशन समझते हैं। और जो माइक्रोस्कोपिक क्लासिफिकेशन होती है उसमें केमिकल प्रॉपर्टीज का यूज किया जाता है। तो उसमें किसका यूज किया जाता है? केमिकल प्रॉपर्टीज का। तो मैटर है, मैटर की क्लासिफिकेशन हम कैसे करेंगे? मैक्रोस्कोपिक क्लासिफिकेशन और माइक्रोस्कोपिक क्लासिफिकेशन। जो मैक्रोस्कोपिक क्लासिफिकेशन होगी वो फिजिकल प्रॉपर्टीज पे डिपेंडेंट होगी और जो माइक्रोस्कोपिक क्लासिफिकेशन है वो केमिकल प्रॉपर्टीज पे डिपेंडेंट होगी। देखो, मैक्रोस्कोपिक क्लासिफिकेशन में आगे तीन चीजें आती हैं: सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो मैक्रोस्कोपिक क्लासिफिकेशन में हम स्टेट्स ऑफ मैटर में डिस्कस करते हैं, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आगे बात आती है माइक्रोस्कोपिक क्लासिफिकेशन। तो जो माइक्रोस्कोपिक क्लासिफिकेशन है उसमें मैटर को डिवाइड किया जाता है प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर्स में। क्या होते हैं प्योर सब्सटेंस? वी विल डिस्कस, आगे हम डिस्कस करेंगे। तो ये प्योर सब्सटेंस माइक्रोस्कोपिक क्लासिफिकेशन में मैटर को प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में डिवाइड कर लिया जाता है। आगे जो प्योर सब्सटेंस होते हैं वो एलिमेंट्स और कंपाउंड में उनको क्लासिफाई कर लिया जाता है। तो प्योर सब्सटेंस की भी आगे क्लासिफिकेशन कर दी जाती है, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। जो मिक्सचर होते हैं इनकी भी आगे क्लासिफिकेशन कर दी जाती है। एक मिक्सचर होता है होमोजीनियस मिक्सचर, एक मिक्सचर होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। आगे ये जो एलिमेंट्स हैं इनकी भी क्लासिफिकेशन आगे कर दी जाती है। एलिमेंट्स की भी आगे क्लासिफिकेशन कर दी जाती है, दैट इज मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटल्स। तो ये चार्ट है बच्चे क्लासिफिकेशन का। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मैक्रोस्कोपिक क्लासिफिकेशन, दैट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में, और माइक्रोस्कोपिक क्लासिफिकेशन दैट इज प्योर सब्सटेंस समझेंगे, एलिमेंट समझेंगे, कंपाउंड समझेंगे, मेटल समझेंगे, नॉन मेटल समझेंगे और मेटलॉइड समझेंगे। मिक्सचर के लिए एक पूरी डिटेल्ड वीडियो इससे नेक्स्ट वाली हमारी आएगी। तो हमने समझ लिया कि मैटर को दो तरीकों से क्लासिफाई किया जाता है। पहला होता है मैक्रोस्कोपिक क्लासिफिकेशन, दूसरी होती है माइक्रोस्कोपिक क्लासिफिकेशन। मैक्रोस्कोपिक क्लासिफिकेशन फिजिकल प्रॉपर्टी है, माइक्रोस्कोपिक क्लासिफिकेशन केमिकल प्रॉपर्टी है। मैक्रोस्कोपिक क्लासिफिकेशन में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं, इसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस आ जाता है। माइक्रोस्कोपिक क्लासिफिकेशन में केमिकल प्रॉपर्टीज का यूज किया जाता है। इसकी सबसे पहले क्लासिफिकेशन जब करते हैं तो हमारे पास आता है प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस की क्लासिफिकेशन हो जाती है एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में, और एलिमेंट्स की आगे क्लासिफिकेशन हो जाती है मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स में। तो स्टूडेंट्स, हम शुरू करने जा रहे हैं मैक्रोस्कोपिक क्लासिफिकेशन। तो मैक्रोस्कोपिक क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे? कोई भी मैटर की अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं तो अगर हमने उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी किया तो उसकी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं तीन हिस्सों में, दैट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो हम पढ़ने जा रहे हैं मैक्रोस्कोपिकल क्लासिफिकेशन। और अगर हमने मैक्रोस्कोपिक क्लासिफिकेशन की मैटर की तो हमारे पास मैटर की तीन स्टेट्स आ जाएंगी। एक होती है बच्चे सॉलिड, एक होता है लिक्विड
और एक होते हैं बच्चे गैसेस। तो देखो जो सॉलिड्स होते हैं उनके पास डेफिनेट मास होता है, उनका मास फिक्स्ड होता है, उनकी शेप भी फिक्स्ड होती है, दे हैव डेफिनेट शेप, उनका वॉल्यूम भी फिक्स्ड होता है, दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम। तो हम कह सकते हैं सॉलिड्स हैव डेफिनेट मास, हैव डेफिनेट मास, शेप एंड वॉल्यूम। तो सॉलिड्स के पास तो क्या आया, उनके पास डेफिनेट शेप आई, मास आया और वॉल्यूम आया, ठीक है। अभी बात करते हैं लिक्विड की। तो जो लिक्विड होता है बच्चे, उसका जो मास होता है वो तो फिक्स्ड ही रहेगा, मास अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कभी चेंज नहीं करता, तो मास तो क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा, पर उसके पास शेप चेंज कर जाती है उसकी, उसका वॉल्यूम भी कांस्टेंट होता है। तो लिक्विड के अंदर लिख सकते हैं हैव डेफिनेट मास, लिक्विड हैव डेफिनेट मास, वॉल्यूम, बट इनडेफिनाइट शेप, उसकी शेप हमें पता नहीं है। दे टुक, तो जो लिक्विड होते हैं दे टुक द शेप ऑफ कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड। तो वो शेप ले लेते हैं उस कंटेनर की जिनमें लिक्विड को रखा गया होता है। सिमिलरली यहां पर बात कर सकते हैं, जो गैसेस होती हैं उनका मास तो कांस्टेंट ही रहता है, पर ना उनका वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, ना उनका शेप, ना उनकी शेप कांस्टेंट होती है। तो हम कहेंगे यहां पर हैव डेफिनेट मास बट इनडेफिनाइट शेप वॉल्यूम। तो इनका शेप वॉल्यूम क्या होता है, ये भी क्या करते हैं, they took the shape as well as the volume of the container in which they are placed. For example, अगर आपने एक सिलेंडर में गैस भरी है तो मैं पूछूं इस गैस का वॉल्यूम कितना होगा, तो जो वॉल्यूम सिलेंडर का होगा वही गैस के वॉल्यूम होगा। इस कमरे में जितनी गैस भरी पड़ी है तो जो कमरे का वॉल्यूम होगा वही गैस का वॉल्यूम होगा। तो गैसेस took shape as well as volume of container in which they are placed, जिनमें उनको रखा जाता है वो वही शेप कैरी कर लेती हैं। तो गैसेस वो शेप भी कैरी कर लेती है और वो वॉल्यूम भी कैरी कर लेती है। तो हमने पढ़ लिया सॉलिड, लिक्विड और गैस की ये डेफिनेशंस होती हैं। अच्छा, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। सॉलिड के पास हाई डेंसिटी होती है, हैव हाई डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब होता है क्लोजनेस ऑफ पार्टिकल्स। तो इसमें जो इनके एटम्स होते हैं सॉलिड्स के वो पास पास रहते हैं। सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी, लिक्विड्स हैव लो डेंसिटी, इनके पार्टिकल दूर दूर रहते हैं तो इनकी डेंसिटी पास पास नहीं रहे तो डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। लिक्विड हैव लो डेंसिटी। और उसके बाद अगर हम गैसेस की बात करें तो गैसेस हैव लोएस्ट डेंसिटी, इनकी सबसे कम होती है डेंसिटी। जितना ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगी उतनी ज्यादा डेंसिटी कम हो जाएगी। अभी अगला पॉइंट पढ़ते हैं। इनके पार्टिकल जो होते हैं बच्चे वो अपनी पोजीशन के ऊपर बहुत थोड़ा मोशन परफॉर्म करते हैं, तो इनके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होती। सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं या एटम्स होते हैं वो इंटरनली बहुत थोड़ा मोशन परफॉर्म कर पाते हैं। सो दे हैव लीस्ट काइनेटिक एनर्जी, दे पोजेसेस लोएस्ट वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इनके पास काइनेटिक एनर्जी कम होती है, इनके पास थोड़ी ज्यादा होती है, हैव हाई वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और गैसेस के पास सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, हैव हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी। तो इनके पास सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, इनके पास थोड़ी सी ज्यादा और इनके पास सबसे कम। अगर बच्चे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाए किसी चीज में तो मेरी बात याद रखना, पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है। अगर काइनेटिक एनर्जी कम हो जाए तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है। तो हम कह सकते हैं इसमें काइनेटिक एनर्जी सबसे कम है तो इनकी सबसे ज्यादा क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी। तो दे पोजेसेस हाईएस्ट वैल्यू ऑफ
पोटेंशियल एनर्जी। ये के मतलब काइनेटिक एनर्जी और पीई मतलब पोटेंशियल एनर्जी। अभी लिक्विड की बात करते हैं। इनकी वैल्यू काइनेटिक एनर्जी की हाई आई थी तो पोटेंशियल एनर्जी की लो आ जाएगी। दे हैव लो वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इनकी वैल्यू तो हाईएस्ट आई थी काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है, गैसेस में काइनेटिक एनर्जी तो हाईएस्ट होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी लोएस्ट हो जाएगी। हैव लोएस्ट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ये बच्चे दे आर हार्ड, ये सख्त होते हैं, सॉलिड क्या होते हैं, सख्त होते हैं, एंड जनरली इनकंप्रेसिबल, इनको कंप्रेस करना इजी नहीं होता, ठीक है। तो जो सॉलिड्स होते हैं वो हार्ड होते हैं और उनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। ऐसे ही लिक्विड्स दे आर कंप्रेसिबल, लिक्विड्स भी दे आर इनकंप्रेसिबल, तो ये भी कंप्रेसिबल नहीं होते, ठीक है। हम लिख सकते हैं दे आर कंप्रेसिबल टू स्मॉलर एक्सटेंट, बहुत थोड़ी कंप्रेस कर सकते हैं। दे आर कंप्रेसिबल टू स्मॉलर एक्सटेंट। और जो गैसेस होती हैं वो तो लार्जेस्ट एक्सटेंट में कंप्रेस कर सकती हैं। दे हैव लार्जेस्ट एक्सटेंट ऑफ कंप्रेशन, इनको हम बहुत ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं, एक्सटेंट ऑफ कंप्रेशन। इसके बाद सॉलिड आर डक्टाइल, मतलब इनसे वायर बन सकती हैं, ये मेलेबल भी होते हैं। सॉलिड्स आर डक्टाइल एज वेल एज मेलेबल, ठीक है। इनसे वायर बन सकती हैं, शीट्स बन सकती हैं। इनकी तो शेप ही नहीं होती, तो दे आर शेपलेस, इनसे हम कुछ बना नहीं सकते, इनसे भी हम कुछ नहीं बना सकते, दे आर शेपलेस। सॉलिड्स के बारे में एक और बात करते हैं। सॉलिड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाईएस्ट होता है, तो सॉलिड्स हैव हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। So solids have highest MP and BP, तो melting point and boiling point। इनका जो लिक्विड का मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट होता है गैसेस और सॉलिड्स के बीच में लाई करता है। देयर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट लाइज बिटवीन सॉलिड एंड गैसेस। तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो सॉलिड और गैसेस के बीच में लाई करता है। दे हैव लोएस्ट ही कहेंगे, तो इनका तो बहुत कम होता है मेल्टिंग पॉइंट। दे हैव लोएस्ट, इनका मेल्टिंग पॉइंट तो होता ही नहीं है। दे हैव लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, और लिक्विड का भी मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, तो हम लिख सकते हैं देयर बॉइलिंग पॉइंट। देयर बॉइलिंग पॉइंट लाइज बिटवीन सॉलिड्स एंड गैसेस, ठीक है। तो ये सब था सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में, ठीक है। पहला पॉइंट हमने समझा कि सॉलिड जो होते हैं इनके डेफिनेट मास है, शेप है, वॉल्यूम है। इसमें हमने कहा इसका तो डेफिनेट मास है, वॉल्यूम है, लेकिन शेप कांस्टेंट नहीं है। ये शेप वो उसकी ले लेता है डेट ऑफ द शेप इन विच दे आर प्लेस्ड, ठीक है। जैसे तुम जग में पानी को रखोगे तो जग की शेप आ जाएगी, अगर पतीले में रखोगे तो पतीले की शेप आ जाएगी। अगर गैसेस की बात करते हैं तो गैसेस के पास डेफिनेट मास होता है, बट दे डोंट हैव एनी डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। तो इसमें भी ऐसे ही होता है, जिसमें तुम रखते हो उसकी शेप आ जाती है और उसका वॉल्यूम आ जाता है। इनके पास हाई डेंसिटी होती है, सॉलिड्स के पास क्या होती है, दे हैव हाई डेंसिटी। लिक्विड के पास होती है लो डेंसिटी, लिक्विड है लो डेंसिटी, और गैसेस के पास लोएस्ट डेंसिटी होती है। डेंसिटी होती है क्लोजनेस ऑफ एटम, तो इसमें सबसे ज्यादा क्लोजली पैक्ड, इसमें उससे कम और इसमें सबसे कम। इनके पास काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ये बहुत क्लोजली पैक होने के कारण ज्यादा मूवेबल तो है नहीं, तो ये काइनेटिक एनर्जी कम पोजेस करते हैं, बहुत कम पोजेस करते हैं। इनकी थोड़ी सी हाई होती है, इनकी सबसे ज्यादा होती है। जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी उतनी कम, जितनी कम पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी उतनी ज्यादा, यहां पर क्या है, दे हैव लोएस्ट वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो जितनी ज्यादा कम काइनेटिक एनर्जी उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी। यहां पर इनकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हाई थी तो पोटेंशियल एनर्जी की लो होगी, इसकी हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी थी तो इसकी लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी होगी।
ये हार्ड होते हैं जनरली और इनको कंप्रेस किया जाता है। ये दे आर जनरली इनकंप्रेसिबल, इनको कंप्रेस नहीं कर सकते। ये इनकंप्रेसिबल हैं, दे आर इनकंप्रेसिबल और दे आर कंप्रेसिबल टू अ स्मॉलर एक्सटेंट। इनको भी कंप्रेस नहीं किया जा सकता पर इनको कंप्रेस कर सकते हैं एक थोड़ी सी हद तक। दे हैव लार्जेस्ट एक्सटेंट ऑफ कंप्रेशन, गैसेस को हम काफी कंप्रेस कर सकते हैं। उसके बाद सॉलिड्स आर डक्टाइल मेलेबल, सॉलिड से हम वायर्स भी बना सकते हैं, शीट्स भी बना सकते हैं। दे आर शेपलेस, तो इनको काम में नहीं लिया जा सकता। दे आर आल्सो शेपलेस। सॉलिड्स के पास हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट होता है। इनके पास इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सॉलिड और गैसेस के बीच में लाई करता है और इनके पास तो लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो ये था मैक्रोस्कोपिक क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अभी आगे हम समझते हैं माइक्रोस्कोपिक क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो ओके स्टूडेंट्स, हमने स्टडी कर ली थी मैक्रोस्कोपिक क्लासिफिकेशन। और मैक्रोस्कोपिक क्लासिफिकेशन जब भी हम करेंगे मैटर की, तो हमारे पास 3 स्टेट्स ऑफ मैटर आएंगे, दैट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस। अगर हम माइक्रोस्कोपिक क्लासिफिकेशन करते हैं तो हमारा मैटर 2 हिस्सों में बढ़ जाता है, दैट इज प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर। लेकिन माइक्रोस्कोपिक क्लासिफिकेशन करने से पहले हम समझ लेते हैं एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, क्योंकि इसको अगर हम नीचे से बिल्कुल शुरू करेंगे तो माइक्रोस्कोपिक क्लासिफिकेशन इजीली हमें समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले बच्चे हम समझते हैं एटम्स क्या होते हैं। एटम्स तो देखो, सबसे छोटा मैटर का पार्ट, सबसे छोटा हिस्सा जिससे मैटर बनना शुरू हुआ, ठीक है, द स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक, the smallest building block of matter is called atoms। ठीक है, तो सबसे छोटा हिस्सा जिससे मैटर बनना शुरू हुआ, ठीक है। अभी ये जो एटम्स होते हैं ना, दे आर अनएबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। एटम्स आर अनएबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। तो इनकी ये प्रॉपर्टी रहती है कि ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, मतलब अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, इनकी पहले मैं बात करूं तो हमारे पास कितने हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर एक्सेट्रा। तो ये एटम्स, ये ही नहीं, कोई भी एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर पाता एक्सेप्ट नोबल गैसेस, नोबल गैसेस। तो ये मैं तुम्हें बताऊंगा। अभी एटम्स ने सोचा कि हम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे, तो हम क्या कर देते हैं, ग्रुप्स बना देते हैं। तो उन ग्रुप्स को क्या कहा जाता है, मॉलिक्यूल्स। ग्रुप ऑफ एटम्स, तो एटम्स क्या होते हैं बच्चे, ग्रुप होते हैं, सॉरी मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एटम्स के ग्रुप होते हैं। एटम जुड़ जाते हैं ताकि वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सके, देयरफॉर दे आर कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। तो ग्रुप ऑफ एटम्स that are capable of independent existence are called molecules। तो molecules क्या होते हैं, कुछ नहीं करते, क्योंकि हमें पता है कि एटम्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट, अकेले नहीं रह सकते, तो वो ग्रुप्स बना लेते हैं। उस ग्रुप को, कलेक्टिव ग्रुप को क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल। तो ग्रुप ऑफ एटम्स दैट आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस आर कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। अभी मॉलिक्यूल्स आगे 2 तरीके के होते हैं। मॉलिक्यूल्स आर फर्दर ऑफ 2 टाइप्स, तो जो पहला होता है उसे कहते हैं बच्चे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होता है, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सेम तरीके के एटम्स आए हों। मॉलिक्यूल्स which are made up of same kind of atoms, they are called homoatomic molecules। इनके एग्जांपल जैसे
तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, सल्फर एक्सेट्रा। अभी देखो कि हमें पता था कि ऑक्सीजन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा एज एन एटम, तो उसने क्या किया, दूसरी ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग कर ली और एक मॉलिक्यूल बना दिया, ग्रुप बना दिया O2। अब ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, ये होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल है बिकॉज ऑक्सीजन ने ऑक्सीजन के साथ ही बॉन्डिंग की है। नाइट्रोजन भी एज ए एटॉमिक फॉर्म इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता था, तो उसने क्या किया, नाइट्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर ली और एक ग्रुप बना दिया, दस दे यार, तो ये हमारा नाइट्रोजन गैस बन गई। ऐसे ही फॉस्फोरस एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकता था, तो उसने फॉस्फोरस के ही साथ क्या कर लिया, बॉन्डिंग कर ली और P4 इसकी स्टेट होती है, तो P4 मॉलिक्यूल बना दिया, दैट इज अ होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल। ऐसे ही सल्फर जो होता है, सल्फर एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर पाता, तो उसने क्या किया, ग्रुप ऑफ सल्फर्स को इकट्ठा कर लिया, डिफरेंट सल्फर एटम को इकट्ठा कर लिया और एक मॉलिक्यूल बना दिया S8, तो वो एक होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल है जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। उसके बाद बच्ची आती है बात हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल की। तो हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होता है, वो वाला मॉलिक्यूल जिसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम यूज होंगे, तो मॉलिक्यूल्स व्हिच आर मेड अप ऑफ, वो वाले मॉलिक्यूल जो डिफरेंट काइंड ऑफ एटम से बने होंगे, मेड अप ऑफ काइंड ऑफ एटम्स आर कॉल्ड हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। इनकी एग्जांपल लिखें अगर, इनकी तो बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, लाइक H2O, CO2, CS2 एक्सेट्रा। तो देखो यहाँ पर जैसे ऑक्सीजन है, तो अगर ऑक्सीजन के साथ नहीं बॉन्डिंग कर रहा, उसने हाइड्रोजन के साथ, दो डिफरेंट एटम्स हो गए, तो जो डिफरेंट एटम्स हो गए उससे जो मॉलिक्यूल बनता है उसे हम कहते हैं हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो हमने समझ लिया एटम जिससे मैटर बनता है, सबसे छोटा हिस्सा जिससे मैटर बनता है, लेकिन ये छोटा हिस्सा इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो ये ग्रुप में एग्जिस्ट करता है जिसे हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स। अगर ये छोटा हिस्सा अपने जैसों के साथ ही कंबाइन है तो वो बन जाएगा होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल, लेकिन अगर डिफरेंट एटम्स के साथ कंबाइन है तो वो बन जाएगा हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट तुम्हें लिखना है और बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि जो होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं, होमोएटॉमिक molecules are also called elements। यही एलिमेंट्स होते हैं, और जो हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स आर ऑल्सो कॉल्ड कंपाउंड्स। तो जो होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं उन्हें एलिमेंट्स कहा जाता है, जो हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, कंपाउंड्स कहा जाता है। अभी इन दोनों के इकट्ठे से क्या बनता है, प्योर सब्सटेंस। क्या बनता है, प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस क्या होता है, अ सब्सटेंस दैट इज मेड अप ऑफ ओनली one kind of matter is called pure substance। तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है, एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें एक ही तरीके का मैटर यूज किया हो। जैसे तुम एलिमेंट्स में देख सकते हो, तो ऑक्सीजन की गैस की बात करोगे तो ऑक्सीजन ही यूज की हुई है, नाइट्रोजन गैस की बात करोगे तो नाइट्रोजन गैस के ही मॉलिक्यूल्स यूज किए होंगे, फॉस्फोरस की बात करोगे तो P4 मॉलिक्यूल्स ही यूज किए होंगे। तो ये भी एक प्योर सब्सटेंस है। एलिमेंट्स आर आल्सो प्योर सब्सटेंसेस। और कंपाउंड्स भी क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। कंपाउंड प्योर सब्सटेंस इसलिए है क्योंकि इसमें सेम काइंड ऑफ मैटर यूज किया गया है। यहाँ पर सेम काइंड ऑफ एटम नहीं आया, यहाँ पर वर्ड है मैटर। तो अगर हम वाटर की बात करते हैं, तो जब हम एक ग्लास पानी भरते हैं तो उसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, H2O, H2O, H2O। तो वाटर इज अ प्योर सब्सटेंस। ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2, वो भी क्या है, एक प्योर सब्सटेंस, क्योंकि उनमें सेम तरीके का एटम आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो मैंने समझाया कि जो एटम्स होते हैं वो सबसे छोटे हिस्सा होता है जिससे मैटर बनना शुरू होता है। ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो ग्रुप में एग्जिस्ट करता है, जिन्हें हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। अगर ये सेम तरीके के एटम्स के साथ बॉन्डिंग कर रहा है तो होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल देगा, जिन्हें हम एलिमेंट्स भी कहते हैं। और ये डिफरेंट तरीके के अगर
एटम्स के साथ बॉन्डिंग कर रहा है तो ये कंपाउंड देगा, जिसे हम हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल भी कहते हैं। अभी इन दोनों की कॉम्बिनेशन से हमें पता है चल गया कि यहाँ पर क्या बनता है, प्योर सब्सटेंस होता है। क्या बनता है, प्योर सब्सटेंस। और प्योर सब्सटेंस किसे कहा जाता है, उसे कहा जाता है जिसमें एक तरीके का ही मैटर हो। ठीक है, अगर हम ग्लास में सैंड मिक्स कर दें तो ग्लास में अभी सैंड के भी मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, तो वो प्योर सब्सटेंस नहीं रहेगा। सैंड अलग कर दो, पानी अलग कर दो, तो पानी में वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, सैंड में सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2। तो इनमें ये दोनों क्या कहलाएंगे, अलग अलग जब सेपरेट होंगे तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, प्योर सब्सटेंसेस ही कहलाएंगे। तो जब एक तरीके का ही मैटर यूज हुआ हो किसी सब्सटेंस को बिल्ड करने में तो उसे प्योर सब्सटेंस कहते हैं। तो ये था। अभी हम एलिमेंट्स और कंपाउंड्स की जो टेक्निकल डेफिनेशन है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने समझ लिया कि एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं, होमोटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं। तो अभी बात करते हैं टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट्स के ऊपर। तो एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस है। ठीक है, दैट इज एलिमेंट्स सेम काइंड ऑफ मैटर से बना होता है। एलिमेंट्स आर प्योर सब्सटेंसेस which have definite physical properties। इनके पास definite अपनी physical properties होती है as well as इनके पास अपनी chemical properties होती है। Elements are pure substances which have definite physical as well as chemical। इनकी जो physical properties, इनके पास एक fixed physical हाइड्रोजन ऑक्सीजन की जैसे, हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन की गैस की जैसे प्रॉपर्टीज शो नहीं कर सकती, ऐसे ऑक्सीजन नाइट्रोजन के जैसे प्रॉपर्टीज शो नहीं कर सकती। तो एलिमेंट्स प्योर सब्सटेंसेस होते हैं जिनके पास डेफिनेट फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, तो एलिमेंट्स आर द प्योर सब्सटेंसेस व्हिच हैव डेफिनेट फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज एंड दे कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन। इनको हम छोटे हिस्सों में नहीं तोड़ सकते। दे कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन टू सिंपलर सब्सटेंसेस। दैट इज अगर इसको तोड़ोगे तो डायरेक्टली एटम ही मिलेगा और एटम क्या होता है, अनस्टेबल। तो दे कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन टू सिंपलर सब्सटेंसेस। ठीक है, सिंपलर सब्सटेंसेस बाय फिजिकल और केमिकल मेथड। तो तुम इसको आगे नहीं तोड़ सकते क्योंकि अगर इसको तोड़ा तो तुम्हें एटम मिलेगा जो कि अनस्टेबल है, तो तुम्हें कोई सिंपल चीज तो मिलेगी नहीं। तो फिर बाय फिजिकल और केमिकल मेथड्स। तो हमें इतनी बात समझ आ गई कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। एलिमेंट्स आर द प्योर सब्सटेंसेस व्हिच हैव डेफिनेट फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज। तो जैसे मैं बात कर रहा हूँ ऑक्सीजन गैस की, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन जैसी प्रॉपर्टीज नहीं शो कर सकता, हाइड्रोजन नाइट्रोजन जैसी प्रॉपर्टीज नहीं शो कर सकता, और इनको तोड़ा नहीं जा सकता आगे, क्योंकि अगर एक सिंपलर सब्सटेंस में, क्योंकि अगर इसको आगे तोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा एटम, और एटम अनस्टेबल होता है, तो एक सिंपलर सब्सटेंस हमें मिल नहीं सकता इसको तोड़ने में। तो ये मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। तो यहां पर लिख सकते हो मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर इज एलिमेंट। ठीक है, तो इनको किसी भी फिजिकल और केमिकल मेथड से तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, तो एलिमेंट्स हमने समझ लिया क्या होते हैं। दिस इज द टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। अभी बात करते हैं कंपाउंड्स। क्या होते हैं कंपाउंड्स? तो कंपाउंड्स भी प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है, तो लिखना है कि कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंसेस। कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंसेस which are formed from different atom से बने होते हैं। ठीक है, बिकॉज ये हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल ही होता है कंपाउंड। ठीक है, which combine fixed ratio, which combine in fixed ratio। तो ये एटम हमेशा फिक्स रेशियो में कंबाइन करते हैं। कंबाइन इन फिक्स रेशियो इसका मतलब क्या है, मैं समझाता हूं अभी। जैसे मेरे को अगर वाटर बनाना है तो मेरे को हाइड्रोजन इस टू ऑक्सीजन की क्या रेशियो चाहिए, 2:1। लेकिन अगर मेरे को हाइड्रोजन परऑक्साइड बनानी है तो मेरे को 2:2 रेशियो चाहिए, दैट इज 1:1। तो अगर रेशियो चेंज हुई तो पूरा कंपाउंड चेंज हो जाएगा।
एटम्स जो कंबाइन कर रहे हैं उनकी रेशियो चेंज हुई तो पूरा कंपाउंड क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो एक पर्टिकुलर कंपाउंड बनाने के लिए एक फिक्स्ड रेशियो लगती है। तो कंपाउंड्स प्योर सब्सटेंस होते हैं जो डिफरेंट एटम से बने होते हैं, और डिफरेंट एटम हमेशा फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन करते हैं एक पर्टिकुलर कंपाउंड को बनाने के लिए। एंड दे कैन बी, इनको आगे हम तोड़ सकते हैं, दे कैन बी ब्रोकन डाउन बाय केमिकल मेथड्स। तो इनको हम तोड़ सकते हैं केमिकल मेथड से, ठीक है। बिकॉज अगर आप इनको तोड़ते हो लाइक दिस, तो आपने इस वाटर को तोड़ा तो आपको पता है इसमें एलिमेंट बन गया हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, ठीक है। तो अगर कंपाउंड को तोड़ते हो तो तुम्हें एलिमेंट्स मिल जाते हैं, अगर कंपाउंड को तोड़ा तो क्या मिल जाएंगे, एलिमेंट्स, ठीक है। तो इफ वी ब्रेक द कंपाउंड्स वी गेट एलिमेंट। द कंपाउंड्स we will get elements। तो ये तुम्हें समझ लगी कि कंपाउंड्स क्या होते हैं। कंपाउंड वो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं जो डिफरेंट एटम से बने होते हैं, लेकिन ये डिफरेंट एटम एक पर्टिकुलर फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन करते हैं एक पर्टिकुलर कंपाउंड बनाने के लिए, और इनको हम तोड़ सकते हैं। दे कैन बी ब्रोकन डाउन बाय केमिकल मेथड्स। अगर ये टूटेंगे तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, एलिमेंट्स में। और मैं तुम्हें ये बात बता दूं कि दे हैव different properties from which they are made up of। फॉर एग्जाम्पल इसी रिएक्शन को अगर रिवर्स कर दे, हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस, 2 हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस गिव्स टू 2 वाटर मॉलिक्यूल। तो देखो हाइड्रोजन फ्लेमेबल है, हाइड्रोजन क्या है, फ्लेमेबल, ये आग लगाती है। और ऑक्सीजन क्या है, ये प्रमोटर ऑफ फायर है, ये आग को बढ़ाएगी। तो ये फ्लेमेबल है, ठीक है, और ये प्रमोटर ऑफ फायर है। तो मतलब इन दोनों से जो मिलना बनना चाहिए वो कोई ऐसी चीज बननी चाहिए जो आग को और बढ़ाए। तो ये फ्लेमेबल है और ये प्रमोटर ऑफ फायर है, लेकिन हमें पता है इससे बनता है वाटर जो आग को बुझा देता है। तो कंपाउंड्स जिस एलिमेंट से बना होता है, कंपाउंड्स जिन एलिमेंट से बना होता है उनसे डिफरेंट प्रॉपर्टीज पोजेस करता है, ठीक है। तो ये खासियत होती है कंपाउंड की कि वो जो कंपाउंड हमारे पास आया है उसकी प्रॉपर्टीज अपने पेरेंट एटम्स या एलिमेंट से डिफरेंट होती है, ठीक है। तो हमने समझ लिया एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं। एक बार क्विक रिवीजन दे देते हैं। तो एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स प्योर सब्सटेंसेस होते हैं जिनके पास एक फिक्स्ड केमिकल एज वेल एज फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, और इनको छोटे सब्सटेंसेस में तोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि अगर इनको तोड़ देंगे तो हमारे पास डायरेक्टली एटम आ जाता है, एटम अनस्टेबल होता है। इसके बाद कंपाउंड्स की बात की, तो कंपाउंड्स भी प्योर सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें डिफरेंट एटम कंबाइन करते हैं, और अगर एक मेरे को पर्टिकुलर कंपाउंड बनाना है तो डिफरेंट एटम एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन करेंगे, ठीक है। इनको हम तोड़ भी सकते हैं। तो अगर हम इनको हमने तोड़ा तो हमारे पास क्या मिलते हैं, एलिमेंट्स मिलते हैं, और एलिमेंट्स को जोड़कर भी हम कंपाउंड बना सकते हैं। लेकिन जो कंपाउंड बनेगा उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी फ्रॉम द पेरेंट एलिमेंट्स और एटम्स। तो ये था टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट एज वेल एज कंपाउंड्स। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने स्टडी कर लिया एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं। अभी बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स कैसे क्लासिफाई किए गए हैं। तो देखो एलिमेंट्स को 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, दैट इज मेटल्स, नॉन मेटल्स, और यहां पर लिखेंगे मेटलॉइड्स। तो जो मेटल्स होते हैं बच्चे, मेटल्स क्या होते हैं, ऑल द सब्सटेंसेस व्हिच हैव अ टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, उन्हें मेटल कहा जाता है। सब्सटेंसेस which have tendency to donate electron are called metals। और नॉन मेटल्स किन्हें कहा जाता है, substances having tendency to accept the electrons are called non metals, ठीक है।
और मेटलोइड्स किनको कहा जाएगा? मेटलोइड्स क्या होते हैं? मेटलोइड्स आर सब्सटेंसेस which depend upon conditions. ठीक है, they can behave both as metal as well as metals की तरीके भी बिहेव कर सकते हैं और नॉन मेटल्स की तरह भी बिहेव कर सकते हैं। तो मैं एक बात तुम्हें समझाई कि मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स होते हैं। मेटल्स वो सब्सटेंसेस जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, नॉन मेटल जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, और मेटलॉइड्स वो वाले सब्सटेंसेस जिनकी जो कंडीशंस पे डिपेंड करते हैं। अगर कंडीशंस फेवरेबल हुई मेटल्स की साइड में तो वो मेटल बिहेव करने लगेंगे, अगर नॉन मेटल की साइड फेवरेबल हुई तो वो नॉन मेटल बिहेव करने लग पड़ेंगे। तो जो दोनों तरीकों से बिहेव कर सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मेटलॉइड्स कहते हैं। अभी ये जो मेटल्स होते हैं आर हार्ड इन नेचर, आर सॉलिड, मेटल्स आर जनरली सॉलिड्स। ठीक है, ये लिक्विड भी होते हैं, आर लिक्विड, सॉलिड्स भी होते हैं और गैसेस भी होते हैं, नॉन मेटल्स। ये जो मेटलॉइड्स हैं आर सॉलिड्स, ये भी जनरली सॉलिड ही होते हैं, आर जनरली सॉलिड्स। तो ये जो नॉन मेटल्स हैं वो भी क्या है? जनरली सॉलिड ही हैं। अब मेरे को ये समझ लग गया। अभी मैं तुम्हें बताता हूँ, ये लस्ट्रस होते हैं। लस्ट्रस मतलब ये शाइन करते हैं जब लाइट गिरती है। ये नॉन लस्ट्रस हैं, ये नहीं शाइन करते, नॉन लस्ट्रस एक्सेप्ट आयोडीन। तो आयोडीन एक एलिमेंट है जो शाइन करता है, और आयोडीन एक नॉन मेटल है जो शाइन करता है। उसके बाद ये भी जनरली लस्ट्रस होते हैं, दे आर जनरली लस्ट्रस, ये भी शाइन करते हैं। ठीक है, अच्छा, इनके पास हाई डेंसिटी होती है, हैव हाई डेंसिटी। इनकी डेंसिटी क्या होती है? मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। इनकी डेंसिटी लो होती है बच्चे, नॉन मेटल हैव लो डेंसिटी, मतलब इसके एटम्स जो हैं वो ज्यादा क्लोज होते हैं, इनके कम क्लोज होते हैं, और इनकी जो डेंसिटी होती है लाई करती है बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। डेंसिटी लाइज बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, अच्छा, ये गुड कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये बैड कंडक्टर होते हैं बच्चे, ये कंडक्ट नहीं कर पाते, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, दे आर बैड कंडक्टर, दे गुड कंडक्टर, दे आर बैड कंडक्टर। एंड जो मेटलॉइड्स होते हैं देयर कंडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन कंडीशन। ये कंडीशन पर डिपेंड करती है कि आपका कंडीशन क्या होता है। टेम्परेचर इज अ मेजर कंडीशन। ठीक है, देयर कंडक्टिविटी डिपेंड अपॉन कंडीशन, इनकी कंडक्टिविटी कंडीशन पे डिपेंड करती है। देयर कंडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन कंडीशन। उसके बाद जो अगली बात करता हूं वो ये है कि ये बेसिक ऑक्साइड्स और हाइड्राइड बनाते हैं। इनकी जो ऑक्साइड्स होती है वो बेसिक होती हैं, बेसिक ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स बनाते हैं। ये जो नॉन मेटल्स होते हैं बच्चे, ये एसिडिक ऑक्साइड्स और हाइड्राइड बनाते हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स। ये एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक का मतलब जो एसिड की तरह भी बिहेव कर सकती है और बेस की तरह भी बिहेव कर सकती है। तो ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स बनाते हैं। ठीक है, इनके जो हाइड्राइड होते हैं वो वोलेटाइल होते हैं, देयर हाइड्राइड्स आर वोलेटाइल, मतलब वो वेपर फेज में इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं। जो मेटालिक हाइड्राइड्स होते हैं, इनकी जो हाइड्राइड्स होते हैं, नॉन मेटालिक हाइड्राइड्स आर, नॉन मेटालिक हाइड्राइड्स आर नॉन वोलेटाइल। ये नहीं,
वॉलेटाइल होते हैं, और इन पे कंडीशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। देयर हाइड्राइड्स कैन बिकम वॉलेटाइल एज वेल एज नॉन वॉलेटाइल। वो वॉलेटाइल बन सकते हैं अगर टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा, और वो नॉन वॉलेटाइल बन जाते हैं जब टेम्परेचर कम होगा। their hydride can become volatile as well as non volatile। स्पेस कम होती है, पॉइंट ज्यादा होते हैं, तो तुम मेरे बोलने वर्ड्स पे ध्यान दिया करो कि मैं वर्ड्स क्या लिख रहा हूं, तो वो तुम वहां से नोट कर सकते हो। उसके बाद एक एक्स्ट्रा पॉइंट तुम्हें और लिखवा देता हूं कि जो मेटल्स होते हैं दे लिबरेट हाइड्रोजन गैस व्हेन रिएक्ट विद एसिड्स, when react with acid। तो अगर मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे, पर नॉन मेटल नहीं लिबरेट करते। they do not liberate H2 gas when react with acid। और जो नॉन मेटलॉइड्स होते हैं ये करेंगे हाइड्रोजन गैस एमिट और नहीं करेंगे, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ एसिड यूज, डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ एसिड्स। तो जो मेटलॉइड्स होते हैं वो कंडीशन डिपेंडेंट होते हैं कि एलिमेंट्स तीन तरीके के होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल और मेटलॉइड। इनकी पास टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन दे भी सकते हैं और एक्सेप्ट भी कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। ये सॉलिड्स होते हैं, ये सॉलिड लिक्विड गैसेस हो सकते हैं, ये सॉलिड्स ही होते हैं। ये लस्ट्रस होते हैं, शाइन करते हैं, दे आर नो लस्ट्रस, दे आर जनरली लस्ट्रस। इनमें एक्सेप्शन है आयोडीन, इनकी डेंसिटी हाई होती है, इनकी लो होती है, और इसकी डेंसिटी लाई करती है बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। एक्सेप्ट लिख लीजिए ग्रेफाइट, ग्रेफाइट इसकी एक्सेप्शन है। ग्रेफाइट वो कंडक्ट कर सकता है। देयर कंडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन। मेटलॉइड्स की कंडक्टिविटी कंडीशन पर डिपेंड करती है, कंडीशन क्या गिवन। ये जो ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स बनाते हैं उसकी नेचर क्या होती है बच्चे, बेसिक। ये बनाते हैं एसिडिक और ये बनाते हैं एम्फोटेरिक, मतलब ये एसिड की तरह भी बिहेव कर सकते हैं और बेस की तरह भी बिहेव कर सकते हैं। उसके बाद देयर हाइड्राइड्स आर वोलेटाइल। इनकी जो हाइड्राइड्स होंगी वो वोलेटाइल मतलब वेपर्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। इनकी हाइड्राइड्स नॉन मेटल की वोलेटाइल नहीं होती, और इसकी जो हाइड्राइड्स होती हैं वो डिपेंड करता है कंडीशन, मतलब टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि वो वोलेटाइल होंगी या नॉन वोलेटाइल होंगी। ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करते जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। और ये डिपेंड करता है कि तुम एसिड कौन सा दे रहे हो। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड दे रहे हो तो ये लिबरेट कर देगा, अगर वीक एसिड दे रहे हो तो ये लिबरेट नहीं कर पाएगा। तो ये यहाँ तक मैंने आपको माइक्रोस्कोपिक क्लासिफिकेशन ऑफ प्योर सब्सटेंसेस पूरी खत्म करा दी है। अभी क्या करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा दैट इज मिक्सचर्स के बारे में। तो जो आने वाली वीडियो है वो रहेगी मिक्सचर के बारे में। अगर वीडियो में सारा समझ लगा तो प्लीज शेयर, लाइक, सब्सक्राइब।